नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 83वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक कुल 12 ज़िले पढ़ लिए हैं। आज हमारा आखिरी ज़िला जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है चंपावत। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये चंपावत का नक्शा। तो कोई भी ज़िला जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने आपको 12 जो ज़िले पढ़ाए हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी ज़िला पढ़ते हो तो आपको क्या पता होनी चाहिए कि वो ज़िला कब बना, यानी कि उसकी स्थापना कब हुई। उसकी स्थापना कब हुई? तो जो चंपावत है वो ज़िला बना था हमारा 1997 में। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा, इसकी एरिया कितनी, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल है चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का सबसे छोटा क्या है, जिला है। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला, स्थापना 1997 में हुई, क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। अब जब हम, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या जिस तरीके से हमने 12 ज़िले पढ़े, आपको पता होगा कि स्थापना क्षेत्रफल के बाद हम सबसे पहले किस टॉपिक पे बात करते हैं। हम बात करते हैं वो ज़िले की लोकेशन के बारे में, कि उसके आसपास कौन से ज़िले या कौन से देश या कौन से राज्य हैं जो उस ज़िले को स्पर्श करते हैं। तो आपके सामने नक्शा है, आप एक बार देखो कि ये जो चंपावत है इसको कौन कौन टच कर रहा है। इधर पे तो हमने देखा ये क्या है, नेपाल है। तो यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी इसकी नेपाल। इसके अतिरिक्त और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश हमें देखने को नहीं मिलता है। तो नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श कर रहा है चंपावत। अब जिलों की बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर पिथौरागढ़, फिर इधर आएंगे तो अल्मोड़ा दूसरा, इधर आएंगे तो तीसरा नैनीताल और नीचे आएंगे तो चौथा उधम सिंह नगर। यानी कि चंपावत को स्पर्श करने वाले कुल जिले कितने हैं? 4 हैं। उनके नाम पूछेगा तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और वहीं अन्य राज्य स्पर्श कर रहा है, राज्य तो कोई भी स्पर्श नहीं कर रहा। और देश नेपाल अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है, चंपावत के साथ शेयर कर रहा है। यानी कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है चंपावत की। अब क्षेत्रफल आपको पता है कि इतना है। अब इतने में लोग कितने रहते हैं, कहने का अर्थ कि जनसंख्या कितनी है चंपावत की, उस क्षेत्रफल में लोग कितने रह रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो जनसंख्या है 2,59,648। जनसंख्या में इसका स्थान राज्य में कितना है, 12वां स्थान है। इसके बाद लास्ट में किसका स्थान आता है, रुद्रप्रयाग का स्थान आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 12वें नंबर पे आता है चंपावत और जनसंख्या पूछेगा तो 2,59,648, जो कि हमारी राज्य की जनसंख्या का कुल 2.57% या प्रतिशत है। अब हमने बोला राज्य की जनसंख्या का इतना प्रतिशत 2.57%, तो आपको राज्य की जनसंख्या पता होना चाहिए। अब तो आपको रट गया होना चाहिए क्योंकि हम ये 13वीं बार पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1,86,292 है। ठीक है। अब जनसंख्या के बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि ग्रामीण इलाके में कितने लोग रहते हैं इतने में से, और नगरीय इलाके में कितने लोग रहते हैं। तो पॉइंट हमारा ग्रामीण इलाके में और दूसरा आता है नगरीय इलाके में। 2,59,648 में से 2,21,305 लोग तो हमारे ग्रामीण गाँव में रहते हैं, और जो नगरीय जो शहर टाइप के
इलाके हैं वहाँ पे रहने वालों की संख्या 38,343 है। दोनों को मिला दोगे तो जनसंख्या यही निकल कर आएगी। अब जनसंख्या की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली। अब इतनी आबादी में से लोग पढ़े लिखे कितने हैं, क्योंकि कहीं का भी विकास क्या होती है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं इस बात पे निर्भर करती है। तो साक्षरता पे बात करूँगी। चंपावत की जो साक्षरता है वो है 79.83%। साक्षरता की दृष्टि से चंपावत का 8वां स्थान है हमारे राज्य में। वहीं राज्य की जो साक्षरता है वो कितनी है, 78.8%। यानी कि राज्य की जो औसत साक्षरता है उससे अधिक है हमारी चंपावत की साक्षरता, वो है 79.83। अब इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है पुरुष साक्षरता, दूसरा आता है महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता है 91.61%। अब 12 जिले हमने पढ़ लिए हैं, तो अब आपको राज्य की जो औसत पुरुष साक्षरता दर है वो भी अच्छे से रट गई होनी चाहिए। वो है 87.4%। यानी कि राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर से अधिक है चंपावत की पुरुष साक्षरता दर, जो कि 91.61%। वहीं महिला साक्षरता की बात करेंगे तो महिला साक्षरता है 68.05%। जो राज्य की औसत महिला साक्षरता दर है 70%, उससे थोड़ा कम है। ये हो गई साक्षरता की बात। साक्षरता कितनी है, 79.83 है। अब अगला बिंदु जिस पे हम बात करेंगे वो है लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशो। तो लिंग अनुपात हमारे चंपावत का है 980 ये 2011 जनगणना के हिसाब का डाटा है। और राज्य का जो औसत लिंग अनुपात है वो क्या है, 963। ये लिंग अनुपात 980 चंपावत का है और 963 जो ब्रैकेट में लिखा होता है हमेशा की तरह वो राज्य का लिंग अनुपात है। अगला बिंदु जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनघनत्व कितना है चंपावत का, तो जनघनत्व हमारे चंपावत का है 147। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जनसंख्या आबादी काफ़ी कम है, तो जनघनत्व भी आपको कम ही देखने को मिलेगा, वो है 147। और जो राज्य का कुल औसत जनघनत्व है 189, उससे भी क्या है, काफ़ी कम दिख रहा होगा आपको चंपावत का जनघनत्व, जो कि है 147। ये है 7। अब अगला आता है विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों की बात करूंगी तो विधानसभा क्षेत्र हमारे चंपावत से 2 हैं, 2 सीटें हैं विधानसभा की चंपावत से। पहला तो खुद चंपावत और दूसरा लोहाघाट। पहला चंपावत ये है नक्शे में, दूसरा लोहाघाट ये है नक्शे में। तो विधानसभा क्षेत्र हो गए 2। अब बात करेंगे तहसीलें। तो चंपावत जिले में तहसीलें कुल 5 हैं। अब नाम पूछेंगे तो पहला तो चंपावत है, दूसरा लोहाघाट है, तीसरा हमारा पाटी है, पाटी, चौथा हमारा पूर्णागिरी, और लास्ट हमारा है बाराकोट। तो जो 5 तहसीलें हैं वो आपको क्या क्या पता चली, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट और पूर्णागिरी। और लास्ट पॉइंट हमारा ब्लॉक। विधानसभा क्षेत्र 2 हो गए, तहसीलें 5 हो गई। अब चंपावत जिले में ब्लॉक कुल 4 हैं। नाम चंपावत,
लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। तो ये 4 क्या हो गए, ब्लॉक हो गए हमारे चंपावत जिले के। विधानसभा क्षेत्र 2 वो कौन कौन से हैं, चंपावत, लोहाघाट। तहसीलें 5 है, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, पूर्णागिरी और बाराकोट। ब्लॉक भी हैं 4, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। तो आज चंपावत भाग 1 में हम हमेशा की तरह सिर्फ बेसिक पॉइंट्स ही पढ़ते हैं, जो क्या हो, आपसे अगर कोई उस जिले के बारे में कुछ पूछे तो आप क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रख सको और उसकी ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति का विवरण करके बता सको। ये मेरा क्या रहता है, एम रहता है। अब आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा, एक बार उसका क्विक रिवीजन हमेशा की तरह कर लेते हैं। सबसे पहले चंपावत स्थापना 1997 में, क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। सीमा जिले 4 हैं, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। और सीमा से सटा देश एक है, वो है नेपाल। उसके बाद हमने बात करी चंपावत की प्रशासनिक व्यवस्था पे। प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ, जैसे कि सर्वप्रथम वहाँ की जनसंख्या है 2,59,648। 12वां स्थान है, तो टॉप 4 और बॉटम 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4 तो परीक्षा दृष्टि से वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 12वां स्थान है चंपावत का जनसंख्या की दृष्टि से। राज्य की जनसंख्या का 2.57% लोग क्या है, हमारे चंपावत में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की संख्या 2,21,305 है। वहीं नगरीय इलाकों में रहने वालों की जनसंख्या 38,343 है। फिर हमने बात करी थी साक्षरता पे। साक्षरता है 79.83%, 8वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की बात करी, वो है 91.61%। महिला साक्षरता 68.05% है चंपावत की। बाकी राज्य का जो डाटा है वो तो अब तक आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। उसके बाद हमने लिंग अनुपात पे बात करी। चंपावत का लिंग अनुपात है 980। अगला बिंदु जिस पे मैंने बात करी थी वो था जनघनत्व। तो चंपावत का जनघनत्व है 147। विधानसभा क्षेत्र क्योंकि छोटा सा जिला है तो विधानसभा क्षेत्र या सीटें भी यहाँ से मात्र 2 ही हैं, वो है चंपावत और लोहाघाट की। तहसीलें यहाँ आपको 5 देखने को मिलेंगी। नाम पूछे जाएंगे तो चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट। वहीं ब्लॉक पूछे जाएंगे तो ब्लॉक है 4। नाम पूछे जाएंगे तो चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। तो आज की मेरी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हमेशा की तरह प्रयास यही रहा कि भाग 1 में सरल और महत्वपूर्ण फैक्ट वाली चीज़ें मैं क्या करूं, आपके सामने प्रेजेंट करूं। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देती हूं। ये चैलेंज लेने का मेरा एक ही मकसद था कि हम क्या करें, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आलतू फालतू के ट्रेंड चलते ही रहते हैं और बच्चे क्या है उन ट्रेंडों को फॉलो करके क्या करते हैं, अपना जो गोल है, अपनी मंजिल से क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैंने 365 डेज चैलेंज लिया है, तो हो सकता है कोई बच्चा मेरे साथ भी जुड़ के क्या करें, अच्छा ट्रेंड फॉलो करे और अच्छी चीज़ें सीखे। यहाँ से क्या है, आपको अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर कीजिए ताकि वो क्या हैं, अच्छे रास्ते पे जुड़ सकें। और मैं पर डे के हिसाब से ही पढ़ाती हूँ और नोट्स भी उसी हिसाब से बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो मैंने पहले भी दिखाया है कि मैं नेक्स्ट डे के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। अब नोट्स जब मैं पढ़ूंगी तभी आपके लिए भी बनाऊंगी और वही मैप पे आपके लिए क्या करूंगी, स्टडी करूंगी, प्रिपरेशन करूंगी पूरे क्लास की। फिर आपके सामने क्या करूंगी, वीडियो लेकर आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ भी 365 डे चैलेंज में काफ़ी बच्चे जुड़ रहे होंगे। हम यहाँ से रोज़ नई नई चीज़ें सीख के जाएंगे और अच्छे रास्ते में जाके अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करेंगे। इसी प्रकार मेरे वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी इतनी मेहनत भी किसी के काम आ सके। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का फिर से
पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।